नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आवेश होता क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई उदासीन वस्तु अपने पास होती है तो उस उदासीन वस्तु को हम कैसे आवेशित करते हैं। बेटा उदासीन वस्तु को आवेशित करने की हमने 3 विधियां पढ़ी थी और 3 विधि कौन कौन सी थी? एक थी घर्षण, एक थी प्रेरण और एक थी चालन। हुआ क्या था? घर्षण, प्रेरण और चालन में घर्षण में क्या था कि दो वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ा जाता था तो आपस में घर्षण होता था, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता था? आवेश। प्रेरण में क्या होता था कि अपने पास दो वस्तुएं थी, उनमें एक आवेशित थी और एक कैसी थी? उदासीन थी। तो उस आवेशित वस्तु को जब हम उदासीन वस्तु के पास लेकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? आवेशित वस्तु को देखकर उदासीन वस्तु भी कैसी हो जाती है? आवेशित। यानी कि आवेशित वस्तु के कारण वो उदासीन वस्तु भी कैसी हो जाती है? आवेशित हो जाती है। और ये विधि थी प्रेरण विधि। तीसरी होती है चालन विधि। चालन विधि में क्या था कि जब भी हम किसी आवेशित वस्तु को किससे स्पर्श करते हैं? उदासीन वस्तु से स्पर्श करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो आवेशित वस्तु होती है ये अपना आवेश किसको दे देती है? उदासीन वस्तु को थोड़ा सा आवेश दे देती है अपना, जिसके कारण उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। आज का बेटा जो अपना पहला टॉपिक है वो है आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म। बेटा आवेशों के गुणधर्म की अगर हम बात करें, इसके अपने कई नियम है। आज हम पहला नियम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म का, वो पढ़ेंगे योज्यता का नियम। कौन सा पढ़ेंगे? पहला नियम योज्यता का नियम। अब देखो समझो कि योज्यता का नियम होता क्या है, तो बेटा इसको देखो। योज्यता, योज्यता का अर्थ क्या होता है? योग। तो इसमें क्या होगा? आवेशों का योग होगा। तो ऐसा नियम कौन सा होगा? योज्यता का नियम। देखो कैसे? बेटा माना ये अपने पास एक निकाय है। क्या हो गया? अपने पास ये एक निकाय होगा। इस निकाय में अनेक आवेश उपस्थित है, छोटे छोटे अनेक आवेश इसमें क्या है? उपस्थित है। जब इसमें अनेक छोटे छोटे आवेश उपस्थित होंगे, माना यहाँ पर तो आवेश था 5 कूलाम, यहाँ पर था 3 कूलाम का, यहाँ पर था 2 कूलाम का और यहाँ पर था 1 कूलाम का, सारे प्लस के आवेश है। इसके अलावा बीच में कहीं पर माना यहाँ पर माइनस का 1 कूलाम आवेश है, यहाँ पर -6 कूलाम आवेश है और यहाँ पर -1 कूलाम आवेश। तो इस निकाय के अंदर अपने कितने आवेश है? टोटल 2, 4, 6 और 7 आवेश इस निकाय के अंदर उपस्थित है, जिनमें कुछ आवेश धनावेशित है और कुछ कैसे हैं? ऋणावेशित है। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, इस निकाय का कुल आवेश वो बेटा क्या होगा? इन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सभी आवेशों के योग के। और वो कैसे? देखो प्लस का 5, इसके बाद प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, माइनस का 6, माइनस का 1 और माइनस का 1 हो गया। हमने सबको जोड़ दिया भाई। माइनस का तो प्लस माइनस क्या हो गया निशान? माइनस का हो गया। तो यहाँ पर देखो -1 और -1 हो गए 2, माइनस के 2 और ये प्लस का 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 5 और 3 कितने हो गए? 8, प्लस के 8 और माइनस के 6। कितने बचे बेटा? यहाँ पर मान अपने पास 8 में 6 गए, कितने बचे? 2 और वो भी कैसे? प्लस। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हो गया? 2 कूलाम हो गया। तो अब बात करते हैं योज्यता का जो अपना नियम है ये क्या होता है बेटा? तो योज्यता के नियम के अनुसार क्या होता है? अगर किसी निकाय, माने ये निकाय था अपना, इसमें भिन्न भिन्न आवेश उपस्थित है, अलग अलग आवेश इस निकाय के अंदर क्या है? उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में ये जो निकाय है इसका जो कुल आवेश होगा वो भिन्न भिन्न आवेशों के योग के कैसा होगा? बराबर होगा।
मतलब निकाय का कुल आवेश बराबर भिन्न आवेशों का, भिन्न भिन्न आवेशों का योग। और योग भी कैसा था, बीजगणितीय योग होता है। और ये कौन सा नियम अपना, योज्यता का नियम। तो आया समझ में कि योज्यता का नियम होता क्या है कि जब भी एक निकाय के कुल आवेश की हम बात करते हैं तो उस निकाय का कुल आवेश कैसे निकाला जाता है, उस निकाय में जो छोटे छोटे भिन्न भिन्न आवेश उपस्थित हैं उन आवेशों को आपस में जोड़ दो, उसका बीजगणितीय योग जो होगा वो कुल आवेश के बराबर होगा। और ये होता है कौन सा नियम, योज्यता का नियम। बड़ा अगला जो अपना नियम है वो इंपॉर्टेंट है और वो है कूलाम का नियम। कौन सा नियम है, कूलाम का नियम। तो देखो अगला नियम सुनिए। नंबर 2 पर जो अपना नियम आता है वो कौन सा है, तो ये है कूलाम नियम या कूलाम का। बेटा इस कूलाम को के नियम को हम समझते हैं। देखो माना अपने पास दो आवेश है, बिंदु आवेश, छोटे आवेश। यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Q1 और यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Q2 और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, R। दो आवेश थे अपने पास, कौन कौन से, Q1 और Q2 और इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी है, R। तो ऐसी स्थिति में देखो होता क्या है, जब भी हमने आवेश के लिए पढ़ा है कि समान अगर आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत अगर आवेश होते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब दो आवेशों के बीच में बल लगता है बेटा। और यहाँ पर ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल हैं, दोनों बल मिलकर एक नया बल बनता है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत बल या विद्युत बल। कौन सा बल होता है, विद्युत बल। अगर समान आवेश होंगे तो कौन सा विद्युत बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। अगर विपरीत आवेश है तो कौन सा लगेगा, आकर्षण का विद्युत बल लगेगा। तो यहाँ पर अपने पास दो आवेश है, पहला आवेश है Q1 और दूसरा कौन सा है Q2 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर समान हुए तो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत हुए तो कौन सा होगा, आकर्षण। तो यहाँ पर देखो कूलाम का नियम होता क्या है कि दो बिंदु आवेशों, एक ये रहा Q1 और दूसरा रहा Q2 के मध्य लगने वाला कौन सा बल, ये विद्युत बल। इसका जो मान होता है, माना इस विद्युत बल को हमने F से लिखा, किससे लिखा है, F से। तो इस विद्युत बल का जो मान होता है वो आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है, समानुपाती। मतलब इन आवेशों के गुणनफल के कैसा हो गया, समानुपाती होता है। और इसके अलावा जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये कौन सा नियम होता है बेटा, अपना कूलाम का नियम। कि अपने पास यदि दो आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, जिनके बीच में कौन सा बल लगेगा, यदि समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर असमान है तो कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल जो भी इस पर लगेगा उसका जो मान होता है वो इन आवेशों के गुणनफल के तो कैसा होगा, समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। बड़ा ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था 11th क्लास में अपना, जब गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर आया था उसमें पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सांतरिक नियम, जिसमें दो पिंड होते हैं और दो पिंड के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती था और बीच की दूरी के वर्ग के कैसा था, व्युत्क्रमानुपाती। तो उसी प्रकार का ये है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो समीकरण 1 व 2 से, बेटा समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो ये बल जो समानुपाती इसके भी है और बल समानुपाती इसके भी। तो दोनों को एक साथ लिख दो, क्या आएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। मतलब दोनों आ गए।
बेटा जब भी समानुपाती का निशान हटता है क्या लगता है, नियतांक लगता है, और यहाँ पर जो अपने पास नियतांक होगा वो देखो क्या होता है, तो F बराबर यहाँ पर नियतांक आता है K, Q1 Q2 अपोन में R। यहाँ जो K है ये होता है वैद्युत नियतांक। कौन सा नियतांक होता है ये, वैद्युत नियतांक। और इस वैद्युत नियतांक का बेटा जो मान होता है वो फिक्स होता है, ये होता है 9 गुणा में 10 की पावर 9 के बराबर। अब देखो ये तो इसका मान हो गया, अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे बेटा, मात्रक यहां से निकालेंगे इसका। के बराबर क्या आएगा, भाग में कहां पर चला जाएगा, ऊपर गुणा में, और अपोन में गुणा में कहां पे आ जाएगा, भाग में आ गया। अब देखो बल का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूसरा भी आवेश है इसका मात्रक भी क्या होगा, कूलाम, यानी कि कूलाम गुणा में कूलाम क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर इसका मात्रक क्या आ गया बेटा, ये आया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में कूलाम। ये होता है वैद्युत नियतांक का मान 9 गुणा में 10 की पावर। ये नियत मान होता है जो हमेशा इतना ही आता है बेटा। अब देखो के का एक फॉर्मूला होता है जहां से ये मान निकलता है, वो फॉर्मूला होता है 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या है, एप्सिलॉन 0। तो ये के का मान 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। बेटा यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 होती है ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। और जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है इसका मान भी फिक्स होता है, और इसका मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 गुणा में 10 की पावर -12। अब बेटा बात करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक की। तो निर्वात की विद्युतशीलता और के में संबंध देखो, ये ऊपर है और ये कहाँ है, नीचे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब के का जो मात्रक होगा उसका उल्टा किसका मात्रक होगा, एप्सिलॉन 0 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर के मात्रक का क्या कर दो, उल्टा करो, तो क्या आएगा अपने पास, नीचे था कूलम स्क्वायर और ऊपर था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये होता है किसका मात्रक, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। तो ये था बेटा अपना कूलम का। आगे हम और पढ़ेंगे इसमें, इसकी विमा भी निकालेंगे, आगे फिर संबंध भी निकालेंगे, परावर्तन की परिभाषा भी निकालेंगे। लेकिन फिलहाल कूलम का जो नियम होता है उसमें यही मेन था, क्या था कि यदि अपने पास दो आवेश है तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे कौन सा हो, प्रतिकर्षण हो, उस बल का जो मान होगा वो कूलम के अनुसार किसके बराबर होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको आगे सोल्व किया, ये माना आया अपना, जब समानुपाती का निशान हटता है तो नियतांक अपने पास क्या आया, के आया। के जो नियतांक इसका मान फिक्स होता है वो ये रहा। मात्रक हमने यहां से इसका निकाल दिया, क्या आया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में कूलम स्क्वायर। के का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 यहाँ पर नियतांक के बेटा जो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान भी फिक्स होता है, वो कितना होता है, 8.85 गुणा में 10 की पावर -12, और मात्रक इसका उल्टा था तो उल्टा हो गया। अब हम निकालेंगे कि के की विमा क्या होती है और एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होती है। तो इसी में हम निकाल रहे हैं आगे कि के वैद्युत नियतांक की विमा कैसे निकालेंगे, और इसके अलावा किसकी विमा निकालेंगे हम, देखो के की विमा। बेटा विमा के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमेशा मात्रक पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो मात्रक है देखो, के के लिए मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में कूलम। ये इसका मात्रक हो गया। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T माइनस, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी थी बेटा सारी की सारी। इसके अलावा
मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई की विमा क्या होगी, मीटर के लिए क्या आएगा एल, और कितना है 2, तो आ गया। तो आवेश की विमा हमने कल ही पढ़ी है, मतलब पिछली क्लासों में पढ़ी है, और वो होती है कूलाम की जो विमा होती है A1T1। स्क्वायर है तो उस पर भी क्या लगा दो स्क्वायर, बड़ा घात के ऊपर घात, मतलब दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा करो, दोनों घातों को आपस में गुणा क्या आएगा। यहाँ पर देखो पहले, जब दो समान आधार आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जोड़ो, या M1 L1 और L2 कितने हो गए L3 और T माइनस अपोन में क्या आएगा, देखो अपने पास, तो अपोन में अपने पास आया घात की घात, मतलब गुणा कर दो A2 और T। बेटा जब नीचे घात प्लस की होती है तो ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, वो अपनी हो जाएगी माइनस की, और जब नीचे घात प्लस की तो ऊपर जाके माइनस की करो, इसको क्या आएगा अपने पास मान, तो ये अपने पास मान आया M1 L3 T माइनस 2। नीचे घात प्लस की थी, ऊपर गुणा में गई और ये होगी माइनस की, और माइनस में आया A माइनस 2 T माइनस। हो गया। जब समान आधार आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घातें क्या होती है बेटा, जुड़ जाती है। तो यहां पर इनकी घातों को जोड़ दो, क्या आएगा, जोड़ोगे तो M1 L3 T की माइनस 2 T की माइनस 2 कितनी होगी, -2 -2 होगी -4, और आगे आएगा A माइनस 2, ये होगी बेटा इसकी, ठीक है। M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2 किसकी घात है बेटा, ये, तो ये अपने पास घात है ना, ये किसकी विमा है, ये हो गई K की विमा। अगर हम आगे बात करें तो आगे बात करेंगे तो अगर अगली विमा में किसकी निकालनी है, तो वो निकालनी है बेटा विद्युतशीलता की विमा निकालनी है। और विद्युतशीलता की विमा यहां से कैसे निकलेगी, तो देखो एप्सिलॉन 0 क्या है बेटा, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसके लिए उसका मात्रक क्या होता है, वो किसका उल्टा होता है बेटा, के का उल्टा होता है। तो क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। अब देखो इसका मतलब इसकी विमा किसकी उल्टी होगी, के की विमा की, वैद्युत नियतांक की विमा की कैसी होगी, उल्टी। उल्टी का मतलब क्या आएगा यहाँ पर, कि जो प्लस का था वो कैसा हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस था वो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो विमा क्या आएगी, ये आएगी M-1 L-3 T4 और A2, मतलब जो प्लस वाले थे दोनों वो तो हो गए माइनस के, और जो माइनस वाले थे दोनों वो कैसे हो गए प्लस के। ये बेटा अपना कंप्लीट हो गया कूलाम का। इसी में आगे टॉपिक आता है पैरावैद्युतांक, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है बेटा।